8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही एक रूटीन फ्लाइट अचानक एक रहस्यमय मोड़ ले लेती है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और पीछे छोड़ गया कई अनुत्तरित प्रश्न। यह घटना विमानन इतिहास में एक गहरे रहस्य के रूप में दर्ज हो गई। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 770 जिसमें 229 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, रडार स्क्रीन से गायब हो गई, जो विमानन के सबसे जटिल रहस्यों में से एक की शुरुआत थी। इस घटना ने न केवल विमानन विशेषज्ञों को बल्कि आम जनता को भी चौंका दिया। उड़ान की कमान कैप्टन झारी अहमद शाह के हाथों में थी, जो 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव रखने वाले एक अनुभवी पायलट थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद भी थे, जो एक युवा और उत्साही पायलट थे। यात्री 14 अलग अलग देशों से थे, जिनमें ज्यादातर चीनी नागरिक थे। इन यात्रियों में विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे, जो अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे थे। फ्लाइट ने स्थानीय समयानुसार सुबह 12:41 पर कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और बीजिंग की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह एक सामान्य रात की उड़ान थी, जिसमें किसी भी प्रकार की असामान्यता की कोई उम्मीद नहीं थी। उड़ान के शुरुआती चरण के दौरान सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ सो रहे थे, जबकि अन्य फिल्में देख रहे थे या किताबें पढ़ रहे थे। मलेशिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का MH370 के साथ नियमित संपर्क था, जब तक कि 1:19 पर विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गया। इस समय तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। यहीं पर अप्रत्याशित हुआ, MH370 रडार से गायब हो गया। यह घटना इतनी अचानक थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कुछ समय के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। विमान का कोई संकेत नहीं था, न ही कोई आपातकालीन कॉल। यह मानो हवा में घुल गया हो। MH370 का गायब होना अचानक नहीं हुआ, बल्कि अपने नियोजित उड़ान पथ से कई हैरान करने वाले विचलनों डिविएशंस के बाद हुआ। यह विचलन विमान के उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही शुरू हो गए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कुछ असामान्य हो रहा था। वियतनामी हवाई क्षेत्र की ओर अपने निर्धारित मार्ग पर जारी रखने के बजाय विमान ने मलेशियाई और वियतनामी हवाई क्षेत्र के बीच की सीमा के पास एक अस्पष्टीकृत पश्चिम की ओर मोड़ लिया। यह मोड़ न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि इसने विमान के ट्रैकिंग सिस्टम को भी भ्रमित कर दिया। यह विचलन शुरू में किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सैन्य रडार ने विमान को ट्रैक करना जारी रखा, क्योंकि यह मलय प्रायद्वीप के पार वापस उड़ गया था। सैन्य रडार ने विमान को ट्रैक किया, लेकिन नागरिक रडार सिस्टम ने इसे खो दिया था, जिससे यह और भी रहस्यमय हो गया। यह अंततः दक्षिण की ओर मुड़ गया, विशाल और दूरस्थ दक्षिणी हिंद महासागर की ओर उड़ान भरते हुए। इस क्षेत्र में विमान का ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि यह एक बहुत ही कम आबादी वाला और दूरस्थ क्षेत्र है। पाठ्यक्रम में यह बदलाव जानबूझकर किया गया था। यह दर्शाता है कि कोई, संभवतः एक पायलट, नियंत्रण में था। यह जानबूझकर किया गया मोड़ विमान के नियंत्रण में किसी के होने का संकेत था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। MH370 के साथ अंतिम पुष्टि की गई रडार संपर्क स्थानीय समयानुसार 2:22 पर हुई थी, जिसमें विमान अंडमान सागर के ऊपर था। इसके बाद विमान का कोई भी संकेत नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कुछ गंभीर हुआ था। इसके बाद विमान नागरिक और सैन्य रडार सिस्टम दोनों से गायब हो गया। यह गायब होना अचानक और अप्रत्याशित था, जिससे विमान का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया। पायलटों या स्वचालित प्रणालियों से किसी भी संकट संकेत की कमी ने 370 के भाग्य के आसपास के रहस्य को और गहरा कर दिया। संकट संकेतों की अनुपस्थिति ने यह सवाल उठाया कि विमान में क्या हुआ होगा और क्यों कोई संकेत नहीं भेजा गया। MH370 के लापता होने से दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के विशाल क्षेत्रों में फैले एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खोज प्रयास शुरू हो गया। इस घटना ने दुनिया भर के देशों को एकजुट कर दिया, जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आए थे। यह खोज अभियान न केवल तकनीकी और मानव संसाधनों का उपयोग कर रहा था, बल्कि यह विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी था।
लापता विमान का पता लगाने के लिए मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित दुनिया भर के देशों ने सेना में शामिल हो गए। इन देशों ने अपने सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों, उन्नत तकनीकों और संसाधनों को इस खोज में लगाया। यह एक ऐसा समय था जब राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए मानवता ने एकजुट होकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम किया। प्रारंभिक खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी, वह क्षेत्र जहां विमान को आखिरी बार नागरिक रडार द्वारा खोजा गया था। इस क्षेत्र में खोज अभियान ने कई जहाजों और विमानों को शामिल किया जो दिन रात बिना रुके काम कर रहे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही कोई सुराग मिलेगा। हालांकि जैसे ही विमान के पश्चिम की ओर मुड़ने का विवरण सामने आया, खोज क्षेत्र मलक्का, जलडमरू, मध्य और अंडमान सागर में स्थानांतरित हो गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने खोज अभियान को एक नई दिशा दी। इस नए क्षेत्र में खोज के लिए और भी अधिक संसाधनों और विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। उपग्रह डेटा के विश्लेषण और एक उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा उठाए गए कमजोर संकेतों से पता चला है कि MH370 अपने अंतिम रडार संपर्क के बाद भी कई घंटों तक उड़ान भरता रहा। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने खोज अभियान को और भी विस्तारित कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि विमान ने एक लंबी दूरी तय की थी। इस डेटा ने दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं एक दुर्घटना स्थल की ओर इशारा किया, जो खोज कार्यों के लिए एक दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खोज अभियान को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि खराब मौसम, विशाल समुद्री क्षेत्र और सीमित संसाधन। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद खोज दल ने अपनी पूरी कोशिश की, यह जानते हुए कि हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें धुंधली होती जा रही थीं। MH370 का क्या हुआ? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होने के कारण कई अटकलें और अफवाहें फैल गई हैं। ये तकनीकी खराबी और पायलट त्रुटि से लेकर अपहरण और जानबूझकर पायलट कार्रवाई जैसी अधिक भयावह संभावनाओं तक हैं। सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक या दोनों पायलटों द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य का सुझाव देता है, जिसमें जानबूझकर पाठ्यक्रम परिवर्तन और संचार प्रणालियों को बंद करना शामिल है। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और पायलटों की पृष्ठभूमि की जांच से कोई स्पष्ट उद्देश्य सामने नहीं आया है। अन्य सिद्धांत संभावित विनाशकारी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे अचानक विघटन या आग जिसने चालक दल को अक्षम कर दिया होगा और विमान को बेकाबू कर दिया होगा। हालांकि इन सिद्धांतों में ठोस सबूतों का अभाव है और किसी भी संकट संकेतों की कमी एक हैरान करने वाला विवरण बनी हुई है।